हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का जो है ये दूसरा लेक्चर है। बेसिकली आज के लेक्चर में जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिटेल में देखेंगे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो फेनोमेनन है ना, उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बस इसके अंदर क्या होता है कि जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कराते हो और वहां से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, एमिशन होता है, इसी फेनोमेनन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसको मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं, इट इज द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि आपको यह ध्यान में रखना है कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन को आप फॉल कराओगे उसका एकदम फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो हाई करने के लिए, एमिट करने के लिए जितना इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर वो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का है, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है अगर उसका फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, देन ओनली इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के जरिए किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करा करके जो आप इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हो, इसी फेनोमेनन को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। देखिए, इसको हम एक एक्सपेरिमेंटल के जरिए कैसे समझेंगे, तो हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले लेते हैं। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब होता है, उसके अंदर क्या होता है? विंडो होता है और वहां पे दो होता है, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है जिसको कि हम लोग किस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं? कैथोड टर्मिनल से, और दूसरा टर्मिनल अपोजिट में होता है जो कि एनोड होता है। क्योंकि आप लोग जानते हो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। तो उस विंडो के जरिए, जिसको कि हम लोग बेसिकली क्वार्ट्ज विंडो कहते हैं, तो विंडो के जरिए जो भी लाइट फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर पड़ेगा, यानी कि फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी कि एक ऐसा प्लेट जो लाइट के प्रति क्या है? काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो वेरी सिंपल, आप अगर उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर देखोगे तो जो भी विंडो के जरिए जो भी लाइट फॉल करेगा फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, वो रेडिएशंस को क्या करेगा? एमिट करेगा। तो वहां से जो भी रेडिएशंस निकलेगा, अगर वो एनोड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस फोटो सेंसिटिव प्लेट से जो भी पार्टिकल रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है, वो नेचर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि एनोड की तरफ कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो 100% उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। और इस पूरे सेटअप को किससे कनेक्ट कर देंगे? HTB से, जिसको कि हम लोग कहते हैं हाई टर्मिनल बैटरी से, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा चाहिए। तो वेरी सिंपल, आप लोगों ने देखा कि हम क्या करेंगे, एक वैक्यूम ट्यूब ले लेंगे, उसके अंदर विंडो रहेगा जिसको कि हम लोग बेसिकली क्वार्ट्ज विंडो कहते हैं, और उस विंडो के जरिए जो लाइट फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर फॉल करेगा, जिसको कि हम लोग कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे हैं, तो वहां से पार्टिकल का एमिशन होगा। तो वहां से जो भी पार्टिकल निकलेगा वो एनोड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इससे ये जस्टिफाई होता है कि जो पार्टिकल एनोड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि फोटो सेंसिटिव प्लेट से जो भी पार्टिकल निकल रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे सेटअप को हम लोग किससे कनेक्ट कर दिए हैं? हाई टर्मिनल बैटरी से। अब देखिए, यहां पे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां से उसने कुछ कंक्लूजन दिया। उसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें काफी सारे पोस्टुलेट है, काफी सारे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी उन्होंने कंक्लूजन को दिया, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो उसने कंक्लूजन लिया उसको हम लोग काफी सारे पॉइंट के जरिए देखेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग देखेंगे कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके ऊपर जो भी लाइट फॉल करता है उसके इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, फिर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके आज के लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, जो पहला कंक्लूजन है, वो क्या है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वेरी सिंपल, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है इफेक्ट उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, आप नॉर्मली ये सोचिए कि कोई भी हमारे पास क्या है? मेटल सरफेस है, उसके ऊपर जितना ही हाई इंटेंसिटी के लाइट को आप फॉल कराओगे तो वहां से पार्टिकल का जो इजेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, वो भी ज्यादा होगा। और आप जानते हो करंट क्या होता है? मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। वेरी सिंपल, या हम सिंपली कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? फ्लो होगा, करंट भी
उतना ही ज्यादा होगा। तो वेरी सिंपल, यहां पे क्लियर हो गया कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो भी इंसिडेंट लाइट फॉल करेगा, अगर आप उसके इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसको कि मैं यहां पे ग्राफ के जरिए भी दिखा दिया हूं। आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, नीचे का एक्सिस जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिल्कुल ग्राफ दोनों के बीच में क्या चला गया, स्ट्रेट। तो इसका ये मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैंने यहां पे ब्लॉक डायग्राम में भी दिखा दिया हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, यानी कि जो भी लाइट फॉल कर रहा है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, अगर आप उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे जो एरो को आप दिखाए हैं ये बेसिकली इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करेगा तो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिक्रीज करेंगे, ये डाउनवर्ड एरो जो है वो डिक्रीजिंग को दिखा रहा है, डिक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि वेरी सिंपल, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप किसी मेटल सरफेस के अंदर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हो तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, एमिट होता है, ऐसे एमिटेड इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका मतलब है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन का मतलब होता है लाइट पार्टिकल। तो फोटोन के जरिए जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ऐसे इजेक्टेड एमिशन इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया हूं एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वेरी सिंपल। तो देखिए इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहां पे मैंने ग्राफ के जरिए दिखा रखा हूं, ये जो ऊपर का वाई एक्सिस है बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम यहां से देखा जाए, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप राइट में आते हो तो एनोड पोटेंशियल है और लेफ्ट में जाते हो तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, तो अभी सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप समझिए ये डायग्राम देखिए क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक तरह से इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। तो यानी कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल को आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप यहां पे देख लो, आप यहां पे इंडिकेट कर सकते हो कि जैसे जैसे आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि करंट पीक वैल्यू को अटेंड कर लेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा। उसी करंट को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, सैचुरेशन करंट, जो कि आप यहां पे देख सकते हो I1 I2 I3। तो यहां पे आप देख सकते हो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, क्योंकि I3 जो है वो पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो भी रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो भी एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है, अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे तो करंट भी धीरे धीरे क्या होता हुआ नजर आएगा, डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वही रिटार्डिंग पोटेंशियल को बेसिकली हम लोग क्या कह देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट मींस, तो देखिए ये क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। यानी कि एक तरह से कह सकते हो दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द करंट बिकम्स जीरो। यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे आपने पोटेंशियल को क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इंक्रीजिंग पोटेंशियल दैट मींस एक्सीलरेटेड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड पोटेंशियल। तो वेरी सिंपल, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा एक्सीलरेटेड पोटेंशियल होता है वो एनोड होता है और जो रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो वेरी सिंपल। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तीसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। तो यानी कि हमने लिख दिया हूं यहां पे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है, यानी कि कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखिएगा कि जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, वो किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको मैं यहां पे दिखा रखा हूं। और साथ ही साथ जो भी इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी होता है उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि ये जो कंक्लूजन है ना, इसी कंक्लूजन के ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। मैं यहां पे आपको ग्राफ के जरिए भी दिखा रखा हूं। देखिए तीसरा इफेक्ट क्या है, यानी कि तीसरा एक्सपेरिमेंटल हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद जो तीसरा पॉइंट आया वो क्या आया, तो
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसके फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वहीं पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये दो पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वहीं पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेरी सिंपल, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे ग्राफ के जरिए भी दिखाया गया है। देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, करंट जब पीक वैल्यू को अटेंड कर लिया था उसी करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये देखिए हमारा सैचुरेशन है, पीक करंट है, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे के सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि फर्स्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको मैंने -V01 इंडिकेट कर दिया, सेकेंड का -V02, थर्ड का -V03, और हर एक का हमने क्या यहाँ पे, यानी कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी मैंने क्या लिखा हूं, जैसे पहला रेडिएशन है तो उसका फ्रीक्वेंसी ν1, दूसरे का फ्रीक्वेंसी ν2, तीसरे का फ्रीक्वेंसी ν3। तो ऑलरेडी मैंने अभी तुरंत आपको बताया हूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां पे देख सकते हो, यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो जितना वैल्यू नेगेटिव में जाएगा वो वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो वेरी सिंपल, आप यहां पे देख सकते हो -V03 इज ग्रेटर देन -V02 which is greater than -V01। तो आप यहां पे देख सकते हो, यानी कि जो थर्ड रेडिएशन है उसका यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल नेगेटिव में वैल्यू क्या है, नेगेटिव में वैल्यू क्या है, आप देखो नेगेटिव में वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वेरी सिंपल, यानी कि जिसका भी रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, जितना ज्यादा है, वेरी सिंपल, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ज्यादा है, वेरी सिंपल। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका जो है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां पे देख सकते हो ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए ऑलरेडी पिछले में अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन का, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको कि आप लोगों ने देखा उसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेरी सिंपल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बेसिकली हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो आपने पिछले में ग्राफ में भी आपने देखा था V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01, यानी कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, डेट्स वाई जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो जो थर्ड रेडिएशन था उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा था, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो V03 ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01, इसलिए ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, क्योंकि न्यू से हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए अगर आप किसी भी मेटल सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहते हो तो जो भी लाइट फॉल करेगा उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट क्या होना चाहिए, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होगा उसका एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो अगर कोई भी लाइट फॉल करेगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, उसी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। अगर कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, न्यू नोड से। इसको आप लिख भी सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, न्यू नोड से। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे इंडिकेट करते हैं, न्यू नोड से। इसको कि मैं यहां पे ग्राफ के जरिए भी दिखा रखा हूं, तो सबसे पहले मैंने लिख भी दिया हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। तो आई होप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे ग्राफ के जरिए दिखाया गया, यहां पे दो मेटल है, एक मेटल ए है दूसरा मेटल बी है। यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको कि V0 से इंडिकेट करते हैं, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। और यहां पे जो राइट में आप जाओगे तो जो एक्स एक्सिस है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंडिकेट कर रहा है, जिसको कि हम लोग सिंपली न्यू से इंडिकेट करते हैं। अब यहां पे जो W0 होता है बेसिकली वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी हमने बता रखा हूं, पार्ट 1 में ऑलरेडी बता रखा हूं। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो वेरी सिंपल, आप देखिए यहां पे मेटल ए मेटल बी,
अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप जैसा कि यहां पे देख सकते हो, अगर वाई एक्सिस में जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जिसको कि हम लोग वी नॉट से इंडिकेट करते हैं। अगर आप यहीं पे एक्स एक्सिस के अलोंग आओगे तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन है। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि देखिए इस मेटल का ए का, अब यहां पे जो इसका इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग न्यू से इंडिकेट करेंगे, वहीं पे मेटल बी का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, न्यू से इंडिकेट करेंगे। अब यहां पे न्यू नोड और न्यू नोड डैश दे दिया है, तो यहां पे जो बेसिकली न्यू नोड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं, जो न्यू नोड है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको इंडिकेट कर रहा है, मेटल ए के लिए, यानी कि यहां पे जो न्यू नोड है वो मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और यहां पे जो न्यू नोड डैश है वो मेटल बी का क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे यानी कि राइट में जाओगे तो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि किस मेटल का फ्रीक्वेंसी जो है, किस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो वेरी सिंपल, अगर हम मेटल ए का देखा जाए तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। वेरी सिंपल। अब वहीं पे अगर देखा जाए वर्क फंक्शन के बिहाफ पे, तो आप जैसे जैसे नीचे की तरफ चले जाओगे, इस ओरिजिन से देखो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जितना नीचे जाओगे वैल्यू उतना ही कम होगा। तो अगर वर्क फंक्शन के केसेस में देखा जाए तो मेटल ए का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल बी के लिए जब जाओगे तो यही डॉटेड लाइन को बिल्कुल हम कहां करेंगे, नीचे खींचेंगे, तो मेटल बी का जो वर्क फंक्शन होगा और नीचे चला जाएगा, तो वो वैल्यू नेगेटिव में वैल्यू जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, और नेगेटिव में वैल्यू जितना कम उतना बड़ा। तो वेरी सिंपल, मेटल ए का जो वर्क फंक्शन होगा वो लार्जर होगा विद रिस्पेक्ट टू मेटल बी, लेकिन जो मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो लेस होगा विद रिस्पेक्ट टू मेटल बी, क्योंकि आप यहीं पे देख सकते हैं, आप राइट में जाओगे तो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि मेटल ए के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो लेस होगा विद रिस्पेक्ट टू द मेटल बी, क्योंकि यहां पे मैंने दिखा भी रखा, क्योंकि इसका जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है, और यहां पे जो न्यू है वो ग्रेटर देन न्यू नॉट डैश है। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे इंडिकेट करते हैं, न्यू नॉट से, और जो भी फ्रीक्वेंसी होता है नॉर्मली उसको न्यू से इंडिकेट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए इसी चीज को यहां पे मैंने कंक्लूजन के जरिए भी लिखा हूं कि यहां पे जो के मैक्सिमम दिया है, मैंने यहां पे कोडिंग के जरिए दिखा भी रखा हूं, जो के मैक्सिमम होता है बेसिकली ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहां पे सर्कल देकर के, एरो देकर के लिख दिया हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्योंकि देखिए कंक्लूजन ही मेन होता है, ये जितने भी पॉइंट, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप का जो भी पॉइंट होता है इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बनता है वो ज्यादातर खास करके इन्हीं सारे पोस्टुलेट, इन्हीं सारे पॉइंट पे बनता है। तो इन सारे पॉइंट को आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि आपको सिंपली ध्यान में रखना है, जैसा कि मैं पिछले में कंक्लूजन क्या बताया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक उसी तरह से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, जिसको कि हम लोग ई वी नॉट लिख देते हैं। और यहां पे जो वी नॉट होता है बेसिकली ये क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो फिर भी क्लियर हो रहा है कि जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक उसी तरह से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसा कि मैंने बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ठीक उसी तरह से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया हूं कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बहुत ही सिंपल, क्योंकि देखिए आज का जो लेक्चर है बेसिकली सारे कंक्लूजन से ओरिएंटेड है, और
काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है जिसको कि हमेशा आपको दिमाग में रखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया हूं और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है और यहां से अक्सर आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसको समराइज कर देते हैं मात्र 1 मिनट के अंदर। सबसे पहला चीज आपने क्या पढ़ा था? पहला इफेक्ट देखा था आपने इंटेंसिटी का, किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है अगर उसका इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या देखा था कि अगर आप, जैसे एनोड पोटेंशियल है, यानी कि हम जिसको कहते हैं एक्सीलरेटेड पोटेंशियल, अगर आप एक्सीलरेटेड पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू को करंट क्या करेगा? अटेंड कर लेगा। उसी को हम लोग सैचुरेशन करंट कह देते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप पोटेंशियल को रिड्यूस करोगे, यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पे जो करंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि जहां पे करंट जीरो वैल्यू को अटेंड कर लेगा उसी पोटेंशियल को, बेसिकली उसी रिटार्डिंग पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। वेरी सिंपल। तीसरा चीज हमने क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तो हम बार बार चिल्ला के कहे ही हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वहीं पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक उसी तरह से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, रिलीज होगा, एमिट होगा, उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट मींस जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमेशा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और इस टाइप का अक्सर काफी सारे पेपर में पूछा भी जाता है कि 2 मेटल दिया हुआ रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन का मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए जिससे कि जिसके नीचे, यानी कि जैसे मान के चलिए जैसे आप बोर्ड का पेपर लिखते हो तो 70 में से 23 मिनिमम आपको लाना होगा, तभी जाकर के आप 70 में थ्योरी में आप पास करोगे। और ओवरऑल 100 में 33 होना चाहिए। तो 33 जो ओवरऑल 100 में पासिंग मार्क्स है वो मिनिमम मार्क्स है। ठीक उसी तरह से कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है तो उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जो एक डिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल। तो यहां